चंदन नगर में सेठ रतनलाल का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के भंडार, दूर दूर तक फैला व्यापार और शहर में ऊंचा स्थान। पर इन सब से बढ़कर उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी था उसका इकलौता बेटा कुंदन। कुंदन अब जवान हो चुका था। लंबा कद, शांत स्वभाव और समझदारी उसके चेहरे से झलकती थी। वो अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाने लगा था, लेकिन घर के अंदर एक चिंता धीरे धीरे बढ़ रही थी। सांझ का समय था। सेठ रतनलाल अपने आंगन में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। पास ही उसकी पत्नी चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो बोली, सुनिए जी। सेठ ने बिना सिर उठाए कहा, कहो। सेठानी ने हल्की चिंता भरी आवाज में कहा, आपको नहीं लगता अब हमारे कुंदन की शादी के बारे में सोचना चाहिए? सेठ ने कलम रोक दी और पहली बार सिर उठाकर उसे देखा। अरे, अभी क्या जल्दी है? अभी तो वो काम सीख रहा है। सेठानी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, जल्दी नहीं है। पूरा नगर अपने बेटों की शादी कर चुका है और हमारा बेटा अब भी अकेला है। सेठ कुछ पल चुप रहा। सेठानी फिर बोली, मैं मां हूं, उसकी चिंता मुझे होगी ही। कब तक यूं ही अकेला रहेगा? घर में बहू आएगी तो घर में रौनक भी आएगी। सेठ रतनलाल ने गहरी सांस ली। तुम ठीक कह रही हो, अब सच में समय आ गया है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, इस बार जब कुंदन यात्रा से लौटेगा तो उसकी शादी की बात पक्की कर देंगे। सेठानी के चेहरे पर हल्की खुशी आ गई। सच? हाँ, अब देर नहीं करेंगे। दोनों को क्या पता था कि उनके बेटे के जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी सारी योजनाओं को बदल देगा। उधर कुंदन कई दिनों की लंबी व्यापार यात्रा पूरी करके वापस लौट रहा था। सूरज ढल रहा था। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। सामने दो रास्ते थे, एक लंबा और सुरक्षित, दूसरा छोटा पर घने जंगल से होकर जाने वाला। कुंदन ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, जल्दी घर पहुंचना है, यही सही रहेगा। और उसने जंगल का रास्ता चुन लिया। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की ठंडी हवा और एक अजीब सा सन्नाटा। सिर्फ घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक उसके कानों में एक मधुर आवाज पड़ी, इतनी मीठी, इतनी सुरीली कि दिल ठहर जाए। कुंदन ने तुरंत घोड़ा रोक लिया। कैसी आवाज है? वो ध्यान से सुनने लगा। ये कोई गीत था और वो पास ही कहीं से आ रहा था। कुंदन धीरे धीरे घोड़े से उतरा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ दूर पर पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वो बिना आवाज किए झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया। अंदर से एक बूढ़ी स्त्री की आवाज आई, बेटी मेनका, बहुत दिन हो गए, आज मेरा मन बहुत बेचैन है, एक गीत सुना दे। और फिर जैसे ही वो गाना शुरू हुआ, पूरा जंगल जैसे थम गया। हवा रुक गई, पत्ते शांत हो गए। कुंदन की आंखें अपने आप बंद हो गईं। हर सुर सीधे उसके दिल को छू रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जैसे उस आवाज में खो गया। इतनी मधुर आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। गीत खत्म हुआ और झोपड़ी के अंदर फिर सन्नाटा छा गया। पर कुंदन के अंदर अब एक तूफान उठ चुका था। उसने धीरे से झोपड़ी की ओर देखा और मन ही मन कहा, जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। वो वापस अपने घोड़े के पास आया, पर अब उसका मन पहले जैसा नहीं रहा था। पूरे रास्ते बस एक ही नाम उसके मन में गूंजता रहा, मेनका। घर पहुंचने के बाद भी ना उसे भूख लगी, ना नींद आई। वो बस बिस्तर पर लेटा रहा और उसके कानों में वही गीत गूंजता रहा। धीरे धीरे उसने आंखें बंद कीं और एक फैसला कर लिया, मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ मेनका से। और इसी अनजाने प्रेम के साथ कुंदन की जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर बढ़ चुकी थी जहां से लौटना अब संभव नहीं था। अगली सुबह कुंदन बहुत जल्दी उठ गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। रात भर वो सो नहीं पाया था।
उसके मन में बस एक ही बात बार बार आ रही थी, मेनका, आखिर वो कौन है, कैसी दिखती होगी, उसकी आवाज इतनी मधुर है तो उसका रूप कितना सुंदर होगा। ये सवाल उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसने बिना देर किए फैसला किया, आज ही वो उस जंगल में वापस जाएगा। कुंदन जल्दी जल्दी तैयार हुआ। सेठ रतनलाल और सेठानी ने उसे देखा तो थोड़ा हैरान हुए। सेठानी ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? अभी तो तुम यात्रा से लौटे ही हो। कुंदन ने नजरें चुराते हुए कहा, माँ, एक जरूरी काम याद आ गया है, आज ही जाकर निपटा कर आता हूं। सेठ रतनलाल ने गंभीर स्वर में कहा, काम इतना जरूरी है कि आराम भी नहीं कर सकते? कुंदन हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ पिताजी, लौटकर आराम कर लूंगा। और बिना ज्यादा सवालों का जवाब दिए वो जल्दी से निकल पड़ा। कुछ ही समय में वो फिर उसी जंगल के रास्ते पर था, लेकिन आज उसका मन शांत नहीं बल्कि उत्सुकता से भरा हुआ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे उसे किसी अनजानी सच्चाई का सामना करना हो। वो सीधे उसी झोपड़ी के पास पहुंचा जहां कल उसने वो मधुर गीत सुना था। आज झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। कुंदन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। अंदर से वही बूढ़ी आवाज आई, कौन है? कुंदन ने विनम्रता से कहा, माँ, मैं एक राहगीर हूं, आपसे कुछ बात करनी है। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बुजुर्ग स्त्री खड़ी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अपनापन। क्या बात है बेटा? उसने पूछा। कुंदन ने झोपड़ी के अंदर झांकते हुए कहा, माँ, मैं कल यहां से गुजर रहा था, तभी मैंने एक बहुत मधुर गीत सुना। क्या वो आपकी बेटी गा रही थी? बुढ़िया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, वो मेरी बेटी मेनका ही थी। कुंदन का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। माँ, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? बुढ़िया कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। तुम उससे मिलना चाहते हो? जी, कुंदन ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूं और उससे विवाह भी करना चाहता हूं। ये सुनते ही बुढ़िया एकदम चौंक गई। क्या कहा तुमने? मैं सच कह रहा हूं माँ, मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ही मैं उससे प्रेम करने लगा हूं और अब मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोली, बेटा, तुम जो सोच रहे हो सच्चाई उससे बहुत अलग है। कुंदन थोड़ा उलझन में पड़ गया। क्या मतलब? बुढ़िया ने झोपड़ी के अंदर इशारा किया, अंदर आओ और अपनी आंखों से देख लो। कुंदन धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नजरें चारों ओर उस मेनका को ढूंढ रही थीं। तभी एक कोने में बैठी हुई एक छोटी सी चिड़िया ने सिर उठाया और बोली, माँ, ये कौन है? कुंदन जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक सी गई। ये चिड़िया बोल रही है। बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, यही है मेरी बेटी मेनका। कुंदन के लिए ये सब समझना मुश्किल था। ये कैसे हो सकता है? एक चिड़िया इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती है? और वही गाना। बुढ़िया धीरे धीरे उसके पास आई। तुमने जो सुना था वो सच था। मेनका इंसानों की भाषा में बोल सकती है और गाना भी गा सकती है। कुंदन अब भी हैरान था। उसने उस चिड़िया को ध्यान से देखा। वो साधारण चिड़िया जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक अजीब सी गहराई। कुछ पल के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। कुंदन झोपड़ी के अंदर चारों ओर नजरें घुमा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। वो धीरे से बुढ़िया परमेश्वरी के पास आया और बोला, माँ, एक बात पूछूं? बुढ़िया ने उसकी ओर देखा। पूछो बेटा, कुंदन ने संकोच से कहा। मेनका आपके पास कैसे आई? बुढ़िया कुछ पल के लिए चुप हो गई, जैसे पुरानी यादों में खो गई हो। फिर उसने धीमे धीमे कहना शुरू किया, बेटा, मैं तो यहां अकेली ही रहती थी, न कोई अपना न कोई सहारा। एक दिन एक बहेलिया इस जंगल में भटक गया। बहुत थका हुआ था
प्यासा था। मैंने उसे अपने झोपड़ी में बैठाया, पानी दिया, खाना खिलाया। वो बहुत खुश हुआ, कहने लगा, माँ, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। फिर उसने अपने पिंजरे में से एक छोटी सी चिड़िया निकाली और बोला, ये साधारण चिड़िया नहीं है, ये इंसानों की तरह बोल सकती है, आपका मन बहलाएगी। मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया, पर जब उस चिड़िया ने मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गई। तब से ये ही मेरी बेटी है, मेरा सहारा, मेरी साथी। कुंदन चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी नजरें धीरे से मेनका की ओर गईं और उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है। बुढ़िया ने धीरे से पूछा, अब बताओ बेटा, क्या तुम अब भी उससे विवाह करना चाहते हो? ये सवाल जैसे सीधे कुंदन के दिल में उतर गया। वो कुछ पल चुप रहा। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा था, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ उसका दिल। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, मैं अब भी मेनका से ही विवाह करना चाहता हूं। कुंदन आगे बोला, मैंने एक बार मन में ठान लिया है, मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ मेनका से, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। बुढ़िया ने धीरे से आसमान की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। और वहीं उस छोटे से जंगल की झोपड़ी में एक ऐसा निर्णय लिया जा चुका था जो आगे चलकर कई जिंदगियां बदलने वाला था। झोपड़ी में लिया गया अपना निर्णय दिल में बसाए कुंदन भारी लेकिन दृढ़ कदमों से वापस अपने नगर की ओर लौट आया। घर पहुंचते ही इस बार वो सीधे अपने कक्ष में नहीं गया, बल्कि अपने पिता सेठ रतनलाल के पास जा पहुंचा। सेठ उस समय व्यापार के हिसाब किताब में लगे हुए थे। कुंदन को सामने देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, आज बड़े जल्दी आ गए, सब ठीक तो है? कुंदन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। कुंदन ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, पिताजी, मैं विवाह करना चाहता हूं। ये सुनते ही माहौल बदल गया। सेठ के चेहरे पर पहले आश्चर्य, फिर खुशी आ गई। उन्होंने तुरंत सेठानी को बुलाया, सुनती हो, आओ जरा, हमारा बेटा खुद शादी की बात कर रहा है। सेठानी भी खुशी से भरकर आ गईं। सच बेटा? कौन है वो लड़की, कहाँ की है? कुंदन ने नजरें झुका लीं और शांत स्वर में कहा, वो जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। दोनों थोड़ा चौंके। जंगल में? सेठ ने थोड़ा सोचते हुए पूछा, किस घर की है? उसके माता पिता कौन हैं? कुंदन ने सीधा जवाब देने के बजाय धीरे से कहा, वो बहुत साधारण है पिताजी, लेकिन बहुत अलग है। अलग? कैसे अलग? सेठानी ने उत्सुकता से पूछा। कुंदन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी बातों में, उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब सेठ रतनलाल का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। देखो बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन शादी कोई छोटा फैसला नहीं होता। कुंदन ने बिना झिझक कहा, मैंने सोच लिया है पिताजी, मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ उसी से। उसकी ये बात सुनकर दोनों और भी उलझ गए। सेठ रतनलाल अब सोच में पड़ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला पक्का है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने कुंदन की ओर देखकर कहा, ये विवाह सामान्य तरीके से नहीं होगा। ना कोई बारात जाएगी, ना कोई रिश्तेदार शामिल होगा। तुम अकेले जाओगे और अपनी दुल्हन को अकेले ही घर लाओगे। कुंदन के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है पिताजी। अगले ही दिन पूरा नगर एक अजीब दृश्य देख रहा था। सेठ रतनलाल का बेटा कुंदन दूल्हे के वस्त्रों में, लेकिन बिना बारात के, अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, ये कैसी शादी है, किससे शादी करने जा रहा है, कोई तो राज है। और कुछ ही देर में कुंदन फिर उसी झोपड़ी के सामने खड़ा था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आज
वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य एक नया मोड़ लेने वाला था। झोपड़ी के बाहर घोड़े की आहट सुनकर बुढ़िया परमेश्वरी बाहर आई। सामने कुंदन को दूल्हे के वेश में देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गई। तुम सच में आ गए? उसकी आवाज में आश्चर्य भी था और चिंता भी। कुंदन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, हाँ मां, मैं अपने वचन के अनुसार आया हूं, मेनका को अपनी पत्नी बनाकर ले जाने। बुढ़िया ने उसकी आंखों में झांका। वहां उसे कोई संदेह नहीं दिखा, सिर्फ सच्चा निश्चय। वो धीरे से बोली, बेटा एक बार फिर सोच लो, ये रास्ता आसान नहीं है। कुंदन हल्का सा मुस्कुराया, अब सोचने का समय बीत चुका है मां। बुढ़िया ने धीमे धीमे कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी की और झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी अग्नि जला दी। चारों ओर जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, हल्की ठंडी हवा और उस बीच जलती हुई अग्नि जैसे इस अनोखे विवाह की साक्षी बनने आई हो। कुंदन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बड़े स्नेह से मेनका को अपनी हथेली पर ले लिया। उस पल जैसे समय थम गया। डोली को झोपड़ी के दरवाजे के पास रख दिया गया। कुछ ही क्षण बाद कुंदन अंदर गया और फिर वापस लौटा। उसने बहुत सावधानी से मेनका को डोली के अंदर रखा और तुरंत पर्दा गिरा दिया। सेठ रतनलाल के घर के बाहर सेठानी हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थीं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और हल्की चिंता दोनों थी। आखिर बहू कैसी होगी? तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। कुंदन लौट आया था। डोली घर के आंगन में लाई गई। सेठानी आगे बढ़ी, लेकिन तभी कुंदन ने तुरंत कहा, मां, अब भी नहीं। सेठानी चौंक गई। क्यों बेटा? कुंदन ने धीरे लेकिन सख्ती से कहा, दुल्हन अब भी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। वो सीधे मेरे कक्ष में ही उतरेगी। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। सेठ रतनलाल भी हैरान थे। ये कैसी रीति है? उन्होंने मन ही मन सोचा, लेकिन कुंदन के चेहरे की गंभीरता देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। डोली को सीधे कुंदन के कक्ष में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और बाहर पूरे घर में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर बहू है कौन? कुंदन के कक्ष का दरवाजा बंद होते ही पूरे हवेली में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बाहर खड़े नौकर चाकर, सेठ रतनलाल और सेठानी, सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर बहू है कौन? लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। कक्ष के अंदर कुंदन ने धीरे से डोली का पर्दा हटाया। मेनका चुपचाप बैठी थी, उसकी आंखों में हल्की चिंता थी। कुंदन मुस्कुराया, अब तुम सुरक्षित हो। मेनका ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? जब लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो वे आपकी हंसी उड़ाएंगे। कुंदन ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे किसी की परवाह नहीं है मेनका। मैंने तुम्हें तुम्हारी आवाज और तुम्हारे मन से अपनाया है। दुनिया क्या सोचती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनका चुप हो गई। उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। शायद पहली बार उसे सच में अपनापन महसूस हुआ था। उधर दिन बीतने लगे, लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब नियम चल रहा था। कुंदन अपने कक्ष से बाहर बहुत कम निकलता और मेनका कभी भी उस कक्ष से बाहर नहीं आती। एक दिन की बात है, सेठानी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब तो बहू का मुंह दिखा दो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। कुंदन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, माँ, अभी नहीं। क्यों? सेठानी ने हैरानी से पूछा। कुंदन ने तुरंत एक बहाना बनाया, मेनका ने मुझसे वचन लिया है कि वो 6 महीने तक ना किसी को अपना चेहरा दिखाएगी और ना किसी का चेहरा देखेगी। सेठानी चौंक गई, ऐसा भी कोई वचन होता है? कुंदन ने गंभीरता से कहा, माँ, मैंने उसे वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। सेठानी मजबूर होकर चुप हो गईं, लेकिन अब उनके मन में शक और भी बढ़ गया था। उधर समय धीरे धीरे बीतता गया। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, पूरे हवेली में एक ही चर्चा थी, नई बहू को किसी ने देखा तक नहीं, कुछ तो रहस्य है। इसी बीच अगले ही दिन सेठ रतनलाल ने एक योजना बनाई। उन्होंने कुंदन को बुलाया और कहा, बेटा, एक जरूरी काम है,
तुम्हें तुरंत दूसरे नगर जाना होगा। कुंदन चौंका, अभी? लेकिन पिताजी, सेठ ने सख्ती से कहा, यह व्यापार का बहुत जरूरी काम है, तुम्हें जाना ही होगा। कुंदन मजबूर हो गया। उसने कमरे में जाकर मेनका से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, तुम कक्ष के अंदर ही रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वो उसके लिए दाना पानी का इंतजाम करके दरवाजे को बाहर से बंद करके चला गया। जैसे ही कुंदन हवेली से बाहर निकला, सेठ रतनलाल ने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, उस कक्ष का ताला तोड़ दो। दरवाजा तोड़ा गया। सेठ और सेठानी अंदर गए। कमरे में सन्नाटा था। बहू, कहाँ हो तुम? सेठानी ने पुकारा। तभी एक कोने से आवाज आई, मैं यहां हूं। दोनों ने उधर देखा और अगले ही पल उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक चिड़िया बैठी थी। सेठ गुस्से से चिल्लाए, ये क्या मजाक है? मेनका ने शांत स्वर में कहा, मैं ही आपकी बहू हूं। ये सुनते ही सेठ का गुस्सा फूट पड़ा। चुप, तुम हमारी बहू नहीं हो सकती। सेठानी भी स्तब्ध थीं। सेठ ने गुस्से में आदेश दिया, अभी के अभी इस चिड़िया को यहां से निकाल दो। मेनका ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर धीरे धीरे खिड़की की ओर उड़ गई। जाते जाते उसके मन में एक ही ख्याल था, स्वामी, जब आप लौटेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। और अगले ही पल वो हवेली से दूर आसमान में खो गई। उधर घर में तूफान मच चुका था। कुंदन ने क्या कर दिया? एक चिड़िया से विवाह, और इधर एक सच्चा प्रेम अब टूटने की कगार पर था। कुंदन तेजी से अपने नगर की ओर लौट रहा था। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने का आभास उसे पहले ही हो चुका हो। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा सब कुछ सामान्य था, पर भीतर एक सन्नाटा था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो घोड़े से उतरकर सीधे अपने कक्ष की ओर भागा। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं था। मेनका, उसकी आवाजें पूरे कक्ष में गूंज उठी, पर जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। वो तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचा। मेनका कहाँ है? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। सेठ रतनलाल ने सख्त स्वर में कहा, वो यहां रहने के योग्य नहीं थी। क्या मतलब? मतलब वो कोई इंसान नहीं, एक चिड़िया थी। ये सुनते ही कुंदन जैसे भीतर से टूट गया। आपने उसे निकाल दिया। सेठानी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमने जो देखा वो स्वीकार करना मुश्किल था। कुंदन की आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। ये कहकर वो बिना एक पल रुके हवेली से बाहर भागा, जंगल की ओर, उसी रास्ते पर जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। कुछ दूर जाने पर उसे एक परिचित सी चिड़िया दिखाई दी, एक पेड़ की सूखी डाली पर बैठी हुई मेनका। चिड़िया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था। वो उड़कर सीधे कुंदन के पास आ गई और उसकी हथेली पर बैठ गई। स्वामी, उसकी धीमी आवाज कांप रही थी। जो होना था वही हुआ। कुंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो, हम दोनों यहां से दूर चलते हैं। मेनका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अब भागकर कहां जाएंगे स्वामी? इस संसार में मेरा कोई स्थान नहीं। कुंदन ने दृढ़ता से कहा, तो मैं भी इस संसार में नहीं रहूंगा। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल हो चुका था और उस लालिमा में दो टूटे हुए दिल खड़े थे। कुंदन ने धीरे से कहा, अगर इस जीवन में हमें साथ नहीं रहना तो हम साथ मर तो सकते हैं। मेनका की आंखों से आंसू बह निकले। स्वामी, मरने से पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूं। कुंदन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सच्चाई? मेनका ने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूं। कुंदन स्तब्ध रह गया। मेनका आगे बोली, मैं अपने कुल गुरु के आश्रम में शिक्षा ले रही थी। मुझे संगीत से बहुत प्रेम था। मेरी आवाज बहुत अच्छी थी और मैं बहुत सुंदर भी थी। मुझे अपने इन गुणों पर घमंड हो गया था। उसी आश्रम में गुरुजी का एक बेटा था।
वो सीधा सादा था, लेकिन सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करता था। एक दिन उसने अपने प्रेम का इजहार किया। मेनका की आवाज भर्रा गई और मैंने उसका अपमान कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी साधारण व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती, मैं तो किसी राजकुमार से ही विवाह करूंगी। कुंदन चुपचाप सुन रहा था। मेरी बात सुनकर वो बहुत टूट गया और आश्रम छोड़कर चला गया। जब कुल गुरु को ये बात पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने मुझे श्राप दिया, तुम्हें अपने घमंड का दंड मिलेगा, तुम एक चिड़िया बन जाओगी और जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे रूप के बिना तुम्हारी आत्मा और आवाज से प्रेम नहीं करेगा, तब तक तुम मनुष्य नहीं बन पाओगी। और उसी क्षण मैं चिड़िया बन गई। एक बहेलिया ने मुझे पकड़ लिया और फिर मैं उस बुढ़िया माँ के पास पहुंच गई। मेनका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। स्वामी, मैंने अपने घमंड की सजा बहुत झेली है और आज जब मुझे सच्चा प्रेम मिला तो मैं उसे भी खो बैठी। कुंदन ने धीरे से उसे अपने पास कर लिया। नहीं मेनका, तुमने कुछ नहीं खोया, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। तुम चिड़िया हो या इंसान, मेरे लिए तुम वही हो। उसके शब्द जैसे सीधे मेनका के हृदय में उतर गए। अचानक चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। हवा तेज हो गई। मेनका का शरीर चमकने लगा। वो बेचैन होकर बोली, ये क्या हो रहा है? कुंदन हैरानी से देख रहा था। धीरे धीरे उस छोटे से चिड़िया के शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा और अगले ही पल वहां एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। मेनका अपने असली रूप में। कुंदन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। मेनका मुस्कुराई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। स्वामी, आपका सच्चा प्रेम मेरा श्राप तोड़ चुका है। कुंदन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ समय बाद दोनों विदर्भ नगर लौटे। सेठ रतनलाल और सेठानी मेनका को इस रूप में देखकर स्तब्ध रह गए। कुंदन ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मेनका को अपनाया और उसे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार किया। अब हवेली में वही रौनक थी जिसकी सेठानी ने कभी कामना की थी और इस तरह एक घमंडी राजकुमारी सच्चे प्रेम और विनम्रता से फिर से अपनी असली पहचान पा सकी। कुछ दिनों के बाद मेनका ने कुंदन से कहा, स्वामी, अब समय आ गया है कि मैं अपने अतीत का सामना करूं। कुंदन ने उसका हाथ थाम लिया। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेनका ने इच्छा जाहिर की कि वो अपने माता पिता से मिलना चाहती है। कुंदन और मेनका के राज्य की ओर रवाना हुए। जैसे ही वे महल पहुंचे, सैनिकों ने आश्चर्य से उन्हें देखा। राजकुमारी, ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। राजकुमारी मेनका वापस आ गई। राजा, मेनका के पिता दौड़ते हुए बाहर आए। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेनका, मेरी बेटी। मेनका उनके चरणों में झुक गई। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे घमंड ने मुझे आपसे दूर कर दिया। राजा ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। नहीं बेटी, वापस आ गई, यही बहुत है। इसके बाद मेनका ने कहा, मुझे एक और अधूरा काम पूरा करना है। वो कुंदन के साथ अपने कुलगुरु के आश्रम पहुंची। वहां वही शांति थी, वही वातावरण, लेकिन आज मेनका का मन बिल्कुल बदल चुका था। वो कुलगुरु के सामने जाकर झुक गई। गुरुदेव, मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा करें। मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। कुलगुरु ने शांत नजरों से उसकी ओर देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद बोले, तुमने अपनी गलती समझ ली, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा है। तभी आश्रम के एक कोने से एक परिचित चेहरा सामने आया। कुलगुरु का बेटा। मेनका की आंखें झुक गईं। मैंने तुम्हारा अपमान किया, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? वो युवक कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच्चा प्रेम कभी अपमान से छोटा नहीं होता। मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। ये सुनते ही मेनका की आंखों से आंसू बह निकले। उसका मन जैसे पूरी तरह हल्का हो गया। कुछ समय बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, मेरी पुत्री मेनका का विवाह
भव्य रूप से होगा। पूरा राज्य सजाया गया, हाथी घोड़े बाजे गाजे, चारों ओर उत्सव का माहौल। कुंदन शाही दूल्हे के रूप में सजे हुए थे और मेनका एक राजकुमारी की तरह अपनी पूरी गरिमा और सौंदर्य में। विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। विदाई का समय आया। राजा की आंखें नम थीं। आज मैं अपनी बेटी को गर्व के साथ विदा कर रहा हूं। मेनका ने आंसुओं के साथ अपने पिता के चरण छुए। हाथियों की कतार, घोड़ों की टापें और बाजों की गूंज के बीच राजकुमारी मेनका की भव्य विदाई हुई। जब मेनका कुंदन के घर पहुंची, इस बार कोई रहस्य नहीं था, कोई छुपाव नहीं था। सेठ रतनलाल और सेठानी ने उसे खुले दिल से अपनाया। अब सच में हमारे घर की रौनक आ गई। कुंदन और मेनका एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इस तरह एक घमंडी राजकुमारी अपने अहंकार से गिरकर विनम्रता और सच्चे प्रेम के सहारे न केवल अपना श्राप तोड़ सकी, बल्कि अपने जीवन को भी संवार सकी। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।